फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में भी जो है हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और सल्तनत काल में जो है यानी सल्तनत काल से रिलेटेड कई जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। और इस सल्तनत काल से जो है कई जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट जो है वह भी अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने इसके डिस्क्रिप्टिव वीडियो या इसके पहले को ऑब्जेक्टिव वीडियोस नहीं देखे हैं तो वह सल्तनत काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले वो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो ज़रूर देख ले। तो आइए हम लोग जो है इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि सल्तनत काल से संबंधित यह तीसरा ऑब्जेक्टिव सेट है। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो चार ऑप्शंस में इसका जो है आपका सी हो जाएगा। इसका सही जवाब कुतुब मीनार का, यानी ये जो अलाई दरवाज़ा है यह जो है कुतुब मीनार का ही मुख्य द्वार है। दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार है इसकी जो स्थापना है यानी इसका निर्माण जो है गुलाम वंश के जो रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश के संस्थापक रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा जो है इस यानी कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। और इसके 2 मंजिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और इसकी जो बाकी तीसरी और चौथी मंजिल जो है वो आपका इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है, उसके द्वारा जो है इसकी तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया गया था। वहीं 5वीं मंजिल जो है तुगलक वंश के शासक के द्वारा किया गया था। तो ये इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि अलाई दरवाज़ा जो है वह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो आपका मोहम्मद गौरी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहला तुर्क आक्रमण तो कारी जो है महमूद गजनवी रहता है और ये मोहम्मद गौरी जो है दूसरा तुर्क आक्रमणकारी रहता है। और जहाँ आक्रमण पहली बार अरबों का आक्रमण पूछा जाए तो वहाँ जो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है वह मतलब वह पहला अरब आक्रमणकारी था भारत में। और ये जो है तुर्क आक्रमणकारी पहला अगर पूछे तो मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, किंतु यहाँ जो है द्वितीय पूछा जा रहा है तो द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी रहता है। इसी का जो गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों संसवनी वंश का था। यह संसवनी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल निश्चित रूप से है अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मोहम्मद गौरी जो है वह संसवनी वंश का शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी मोहम्मद गौरी का अन्य नाम पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। मुइजुद्दीन भी है इसका नाम, और मोहम्मद बिन साम यह भी जो है इसका नाम है। तो इसका मतलब कि इसका डी वाला जो ऑप्शन है इनमें से सभी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद गौरी को मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, और मोहम्मद गौरी को जो है मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान के करमाथी शासक के खिलाफ जो है मोहम्मद गौरी ने जो है सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भारत का जो वह पहला शासक है आपका सोलंकी शासक भीम जो द्वितीय रहता है, जिसका शासन जो है आपका गुजरात के क्षेत्र में
चल रहा होता है। यानी सोलंकी जो कि राजपूत वंश था एक, और इस राजपूत वंश के जो है आपके भीम यानी भीम द्वितीय के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। इस मोहम्मद गौरी जब भीम द्वितीय से पराजित होता है उसके ही अगले साल जो है वह पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई करता है और 1191 में जो है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यानी इसके भीम द्वितीय से हारने के पश्चात जो है वह पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में भी जो है वह पराजित हो जाता है। तो ये इसका यानी भारत पर वह शासक मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भीम द्वितीय रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो यानी कि उन दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, उसके बीच में क्या कारण था? तो वह था भटिंडा यानी ताबर हिंद क्षेत्र जो है, यानी जिसे भटिंडा के नाम से जाना जाता है, वह जो है इन दोनों के बीच विवाद का मूल कारण माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक भारतीय आक्रमण तराइन का द्वितीय युद्ध था दोस्तों, जो कि 1192 में होता है। तराइन के मैदान में यह युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और ये मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि यानी कि एक यानी इस्लामिक जो सत्ता है वह भारत में स्थापित हो जाती है और राजपूतों का जो है इस पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के पश्चात क्या होता है, धीरे धीरे राजपूत वंश का भारत से पतन होने लगता है। क्योंकि 1194 में फिर जो है वह कन्नौज के शासक जयचंद को भी हरा देता है। तो उस काल में मोहम्मद गौरी जो है जयचंद और पृथ्वीराज को हराने के पश्चात कोई भी बड़ा शासक यहाँ नहीं बसता है। तो इस प्रकार जो है राजपूत वंश का धीरे धीरे राजपूत काल का अंत हो जाता है और इस्लामिक जो है सल्तनत काल का कहिए आरंभ हो जाता है। क्योंकि किसी का जो है गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश की स्थापना करता है और इस गुलाम वंश से ही सल्तनत काल का आरंभ माना जाता है। तो इसका सबसे प्रमुख युद्ध हो गया आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मैंने अभी बताया था कि ये जो है चंदावर का जो युद्ध में है वह मोहम्मद गौरी कन्नौज का जो शासक होता है जयचंद और ये मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और ये जो कन्नौज का शासक रहता है जयचंद, ये हार जाता है। ये जयचंद ही दोस्तों है जो जब पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है तो ये जयचंद ही जो है पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित करता है, मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करता है पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। और उसके युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की मदद ना करके ये जयचंद मोहम्मद गौरी की ही मदद करता है और इस वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और ये मोहम्मद गौरी इस यानी पृथ्वीराज को हराने के पश्चात इस जयचंद को भी नहीं छोड़ता है, इस पर भी जो आक्रमण करता है। इसके फलस्वरूप चंदावर के युद्ध में जो है ये जयचंद हार जाता है और राजपूत काल का अंत हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण है वह आपका जो है आपका पंजाब के खोखरों के साथ हुआ था। क्योंकि ये जो है पंजाब के खोखर जाति के ही जो लोग रहते हैं वह क्या करते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि यह जब वापस जा रहा होता है तो उसकी जो हत्या ये खोखर जनजातियों के द्वारा जो कर दी जाती है। तो इसका अंतिम जो है आक्रमण इस पंजाब के खोखरों के साथ ही रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिमाण मात्र थे। यह किसका कथन है?
तो यह जो है दोस्तों वी.ए. स्मिथ का कथन है। ये एक इतिहासकार है और इनका यानी ये एक विदेशी इतिहासकार है। इनका कहना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि एक ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की सफलता निश्चित कर दी। तो ये तो मैंने दोस्तों इससे पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि तराइन का जो युद्ध था 1192 का द्वितीय युद्ध, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान हारता है, इसके पश्चात ही जो है इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध में जयचंद हार जाता है इस गौरी से। यहाँ से जो है मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ जाती है और हिंदू साम्राज्य यानी राजपूत काल का अंत हो जाता है। तो ये वी.ए. स्मिथ का कहना था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय जो कि 1202 से 1203 और बंगाल विजय 1204 से 1205 में असम पर आक्रमण 1206 किया? तो मोहम्मद गौरी के किस सेनापति के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये जो है दोस्तों यही एक ऐसा शासक रहता है जो कि आपका विक्रमशिला विद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को जो पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है और नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आपको पूरी तरह से जो है उसे जला करके उसकी किताबों को यानी 1 महीना तक कहा जाता है कि वो किताबें जो वहाँ धू धू करके जलती रही। तो ये इसी का सेनापति था। और यह जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में भी ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दोनों जो है इस तराइन के द्वितीय युद्ध में अहम भूमिका निभाता है पृथ्वीराज चौहान को हराने में। तो ये मोहम्मद गौरी का सेनापति रहता है और यही जो है बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में संस्थापक किसे माना जाता है? यानी कि पूछा जा रहा है कि भारत में जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है और परंतु भारत में संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। यानी कि गुलाम वंश की स्थापना यानी मोहम्मद गौरी तो सिर्फ विजित क्षेत्र को जीतता यानी विजित क्षेत्रों का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वह वापस जा रहा होता है और खोखरो जाति के द्वारा जो है उसकी हत्या हो जाती है। उसके पश्चात जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है भारत के विजित क्षेत्रों का शासक रह जाता है। इसके द्वारा ही जो गुलाम वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश से सल्तनत काल का आरंभ होता है और यहाँ से जो है आपका हिंदू शाही राज्य धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव था। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था सल्तनत काल का जो कि दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाता है और इस विजय अभियान में यह है बड़े पैमाने पर जो जीत हासिल करता है यानी बुरी तरह से जो रामचंद्र देव को हराता है और यहाँ से जो है बहुत सारा धन संपदा जो है लूट करके वह दक्षिण भारत से निकलकर उत्तर भारत यानी दिल्ली पहुँच जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने ना खलीफा से यानी इस्लामिक जो कंट्री होते थे उसमें जो भी शासक बनता था, राजा बनता था, तो वो सब खलीफा से परमिशन लेते थे। तो ये पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जो कि खलीफा से सुल्तान की यानी बनने का परमिशन नहीं लिया और वह जो है यानी इस्लाम धर्म के अनुसार शासन प्रशासन को नहीं चलाता है, बल्कि उसका मानना था कि जो राजनीति अलग है और धर्म अलग है।
तो यह शरीयत के नियमों के अनुसार यह पहला शासक था जो नहीं चलाता है शासन प्रशासन को, और बाकी जिसके पहले के जितने भी शासक थे वह शरीयत के नियमों के अनुसार यानी इस्लाम के नियमों के अनुसार ही शासन प्रशासन को चलाता है। किंतु ये जो अलाउद्दीन खिलजी या इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं चलाता है और खलीफा से परमिशन भी यह नहीं लेता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोत्तम अधिकारी वह चौधरी माना जाता है, यानी चौधरी जो है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम जो है ग्रामीण अधिकारी माना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर के बाद जो है आपका सैयद वंश का जो है यानी कि राज स्थापित होता है। यानी तैमूर के बाद सैयद वंश का, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, फिरोज़ तुगलक। यह तुगलक वंश का शासक रहता है और इसके ही दरबार में जो है सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, फिरोज़ तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस सेट में वो सभी के सभी कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है आने की संभावना है। तो बिल्कुल जो है इसको रट लीजिए। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो फिरोज़ तुगलक। ये फिरोज़ तुगलक जो है दोस्तों यह शासन प्रशासन से संबंधित अनेक कार्य यानी सुधार करता है और इससे जो प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बेरोजगारों को रोज़गार जो है वह फिरोज़ तुगलक ने दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है आपका फिरोज़ तुगलक ने ही जो है सुधार किया। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, फिरोज़ तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। तो चार ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय के यानी नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण है मुसलमान थे और ये यानी कि इसका मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया गया। कहा जाता है कि जो 1 महीने तक जो है वहाँ किताबों को जो है आग लगा देता है और ये किताबें धू धू करके जलती रहती है। वहाँ जो बड़े पैमाने पर नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों विद्यालयों को जो है पूरी तरह से जो वह नष्ट कर देता है, ध्वस्त कर देता है और यहाँ पर ही सारी किताबों को जो है वह जला देता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। तबकाते नासरी का लेखक था। तो तबकाते नासरी का जो लेखक है वह मिनहाज उस सिराज रहता है। मिनहाज उस सिराज के द्वारा जो है तबकाते नासरी की रचना की जाती है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी दोस्तों वह लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। उसके पश्चात जो इल्तुतमिश शासक बनता है वह जो है आपका दिल्ली को राजधानी बनाता है, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर ही जो है इसकी राजधानी रहती है। और इल्तुतमिश जब दिल्ली को राजधानी बनाता है
तो यह दिल्ली जो है लंबे समय के लिए राजधानी बन जाती है। इसके बाद कई वंशों के द्वारा जो है दिल्ली का इस्तेमाल राजधानी के रूप में किया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर ही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जफ़र खान। अलाउद्दीन खिलजी का जो है यानी प्रसिद्ध सेनापति ये जफ़र खान रहता है। इसकी जो मृत्यु है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो जाती है। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट जो कि सल्तनत काल से संबंधित थे। सल्तनत काल से संबंधित अगले जो प्रश्नों का सेट है फिर से लेकर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।